हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि की जो टॉपिक है इसमें टॉप 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए और डिस्कशन भी होगा। आप अपने अनुसार इसको नोट करते रहिए, क्योंकि हम जो बोल दिएंगे उसको हम नोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा। हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, यानी कि कोहलर के अनुसार कोहलर महोदय ने क्या बताया था कि इन्होंने सिद्धांत दिया था कि सूझ और बूझ का सिद्धांत, यानी कि इनके अंतर्गत जो सूझ का सिद्धांत था वो अधिगम के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। निसंदेह, यानी कि सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक संकार्य के लिए किया जाता था। यानी कि जो कोहलर महोदय का जो सूझ की प्रक्रिया था वो संज्ञानात्मक के संकार्य के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो संज्ञानात्मक संकार्य जो है आपको 3 में मिलेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसको माना जाएगा। और ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, यह है ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। यह और बी वाला है स्वायत्त यादृश्य की क्रिया, और डी वाला है पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो कोहलर के अनुसार जो है उन्होंने जो अधिगम का जो टॉपिक दिया था, जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था, वो सी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही और सटीक बैठ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी कि जो भाषा होती है, यानी कि जो हमारी छोटी से छोटी इकाई जो भाषा की, यानी कि जो मिनिमम या कह सकते हैं जो वर्णमाला को अगर हम सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए उसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि जो अगर हम किसी नई भाषा को अगर हम सीख रहे हैं या लर्न कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो पहले आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब किसी शब्द को हम पहले सीखते हैं तो एक छोटा अक्षर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए, अक्षर के बाद शब्द आना चाहिए, शब्द के बाद वाक्य आना चाहिए। तो आपके अनुसार अगर इसमें देखा जाए तो पहला है कि अक्षरों और शब्दों के मध्य साक्षर से, बी वाला है वाक्यों के निर्माण से और शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अक्षरों और शब्दों के मध्य जो साक्षर ही होता है, यानी कि उनके जो मध्य जो बनने वाले जो मध्य जो साक्षर का अति आवश्यक होना जो क्रमिक रूप से पाया जाता है। पहले देखा जाए तो बालक को पहले क्या पढ़ाया जाता है? पहले अक्षरों का उनको ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है। यह जो है प्रक्रिया जो एक क्रमिक रूप में या कह सकते हैं इस क्रम में जो है प्रक्रिया चलती है, तभी किसी नई भाषा को सीखने में जो है कि उसको लाभदायक होता है। तो अगला क्वेश्चन चले। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है। यानी कि आप जानते हैं कि अब अगर देख लें तो समावेशी अगर एक टॉपिक समझिए, हर क्वेश्चन एक टॉपिक के रूप में अगर आपको मिलता है तो समावेशी का मतलब क्या होता है? समावेशी का ऐसा अर्थ होता है कि जहाँ पर जो है सभी बालक को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। सभी बालक में कौन कौन से बालक आ जाएंगे? उसमें सामान्य भी रहेगा, जनरल भी रहेगा, और उसमें प्रतिभाशाली यानी कि स्पेसिफिक विशिष्ट छात्र भी रहेगा। उसमें साथ ही साथ उसमें जो मंद बुद्धि के होते हैं जिसमें, और साथ ही साथ इसमें जो है आपके छात्र जो है दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, इन सभी छात्रों को जो है समावेशी में शामिल किया जाता है। मान लीजिए किसी कक्षा में अगर कोई जो है कार्य अगर शिक्षण कार्य चल रहा है तो उसमें उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो किसी कारण से जो है अक्षम है पढ़ने में, या दृष्टि बाधित हो, या श्रवण बाधित हो, या किसी भी कारण से उनको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उन बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ अगर पढ़ाया जाता है तो वो समावेशी कक्षा होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल विशिष्ट चालक बिल्कुल गलत बात है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत है। केवल समावेशी कक्षा में केवल जो है विशिष्ट छात्र नहीं हो सकते हैं। और बी वाला ऑप्शन है केवल सामान्य और विशिष्ट छात्र, यानी कि यह सही है। एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग ला रहा है कि दोनों जो है बालक इसमें बैठ सकते हैं, जो सामान्य हैं जो विशिष्ट हैं। और अगला जो है केवल जो है सामान्य छात्र, यह भी निगेटिव पॉइंट है, यानी कि जो समावेशी का यह पॉइंट नहीं है। केवल सामान्य छात्र नहीं होना चाहिए, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, यह भी बिल्कुल
गलत है। तो आपका ऑप्शन जो है तीसरा का बी हो जाएगा। सामान्य और विशिष्ट चालक जो है समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होना चाहिए? सामान्य और विशिष्ट छात्र जो है शामिल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है चौथा क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ दिया है गणित संबंधी, यानी कि जो गणना की जाती है, गणना दोष या कह सकते हैं गणना दोष, यानी कि इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है डिसकैलकुलिया। क्या किया? डिसकैलकुलिया शब्द प्रयोग किया जाता है। तो डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणना संबंधी विकार होता है, गणना संबंधी दोष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो नीरसता संबंधी दोष यह बिल्कुल नहीं है। पठन संबंधी दोष, पठन संबंधी का होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया इसका होता है, लेक्सिया डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी। गणना संबंधी जो होता है यह संबंधी होता है अक्षमता विकार होता है, गणना संबंधी अक्षमता विकार जो है डिसकैलकुलिया। यहाँ पे आपको तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिस यानी कि गणना संबंधी दोष है। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, यानी कि तीसरा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, समावेशीकरण की क्षमता के लिए आवश्यक है। यानी कि जो समावेशीकरण है, समावेशीकरण में कौन कौन सा समावेशन होता है? समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो संवेदनशीलता किस में है? यानी कि संवेदनशीलता समाज में, समुदाय में, परिवार में, विद्यालय में, शिक्षक तथा अन्य सभी समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, तथा साथ ही साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आपको समाज के अन्य सभी सदस्यों के साथ है जो है लेकर चलना चाहिए, ना कि उनको अलग करना चाहिए। तो यह है संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। अब जबकि देखा जाए क्षमता जो है संवेदनशीलता इसमें आ गया समावेशीकरण में। और जो अगला ऑप्शन, ये सब ऑप्शन है आपका जो है अलगाव है। अलगाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभिभावकों को भागीदारी का ना होना ये भी बिल्कुल है। क्षमता निर्माण का अभाव, यानी कि डी वाला जो है संवेदनशीलता जो है समावेशीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? यानी कि आपको यहाँ पे संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे व्यवहारात्मक और दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। ये देखिए संवेग का जो है संवेग का जो तत्व होना चाहिए कौन सा नहीं है? देखिए व्यवहार का जो है, यह व्यवहार एक संवेदी है, यानी कि यह एक संवेग है। व्यवहार एक संवेग है, यानी कि दैहिक एक संवेग है, संज्ञानात्मक एक संवेग है, जबकि संवेदी जो है एक संवेग नहीं है। क्योंकि संवेग जो है उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला तो उसका जो स्तर होगा, पहला एक शारीरिक स्तर का परिवर्तन होगा। कितना? शारीरिक स्तर पर। दूसरा जो होगा उसका मानसिक स्तर पर। क्या होगा? मानसिक स्तर पर उसका परिवर्तन होगा। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक स्तर पर उसका परिवर्तन होगा। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, या अंग जो है संचलन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं यह जो है होती है, जो शारीरिक परिवर्तन में आते हैं। जबकि देखा जाए तो जो मानसिक स्तर होता है उसमें विचार प्रक्रिया या तो कहें शिथिलता हो जाती है अथवा लुप्त प्राय का हो जाता है। दूसरी ओर जो संवेदी जो क्रिया होती है, संवेदी में ऐसा कोई भी ऐसा तत्व नहीं होता है जो प्रभाव उस पर पड़े। तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा है 7वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। देखिए यह एक जो है टॉपिक है संज्ञानात्मक का, जो है बीएस ब्लूम जो है, बेंजामिन बीएस ब्लूम जिसे पूरा नाम है, जिसे हम बीएस ब्लूम भी कहते हैं, बीएस ब्लूम भी कहते हैं। इनका पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम। जो शिक्षण के उद्देश्य को इन्होंने दिया था, क्या दिया था इन्होंने? जो शिक्षण का होता है, शिक्षण का उद्देश्य इन्होंने दिया था। क्या दिया था? इन्होंने उद्देश्य दिया था। इन्होंने शिक्षण के 3 उद्देश्य दिए थे। तीनों उद्देश्य देखा जाए तो पहला उद्देश्य जो होता है वो संज्ञानात्मक होता है। क्या? संज्ञानात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक। उसके बाद होता है कि भावात्मक होता है, भावात्मक उद्देश्य। उसके बाद आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, 3 प्रकार का उद्देश्य इन्होंने दिया। तीनों प्रकार में जो इन्होंने बीएस ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए पुनः एक जो संज्ञानात्मक क्षेत्र था, संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए इन्होंने पुनः 6 भागों में इसको विभाजित किया है। यही आपसे पूछा गया है।
यही संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो 6 पार्ट होता है, 6 पार्ट, इसका कौन कौन सा पार्ट है, इसमें भी पार्ट होता है, भावात्मक में भी, ज्ञानात्मक में भी, इसमें 5 पार्ट और इसमें 3 पार्ट। और देखिए अब जो संज्ञानात्मक है इसमें 6 पार्ट होता है। 6 पार्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखें इसका पहला पार्ट, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां। पहला पार्ट आता है ज्ञान, दूसरा बात आता है यहाँ अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञान पहले यहाँ पे, तो ज्ञान तो आप में अवबोध, तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में देखा जाए तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यह इनका बिल्कुल सही क्रम है। ये इसी क्रम में इन्होंने जो बीएस ब्लूम है संज्ञानात्मक का जो है क्षेत्र, ज्ञान दिया, ज्ञान के बाद अवबोध दिया, अवबोध के बाद यानी कि अनुप्रयोग होना चाहिए, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण होना चाहिए, विश्लेषण के बाद जो है संश्लेषण होना चाहिए, उसके बाद मूल्यांकन होना चाहिए। इन्होंने इस प्रकार के जो है क्रम दिया था, यानी कि क्रम आपका यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में यह क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सभी टॉपिक क्लियर रहे, तो आपको बेहतरीन जो है एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में सावधानी रहेगी। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, यानी कि जो एक टीचर होता है, यानी कि जो टीचिंग करता है, तो उसमें अच्छा शिक्षण कौन सा होना चाहिए। यानी कि इसमें देखिए बच्चे को देखा जाए तो यानी कि जब किसी शिक्षण कार्य को शिक्षण किया जाता है तो छात्र को जो है केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी कि छात्र को जो है हम किसी केंद्र में रख के कार्य करेंगे तो वह एक सक्रिय भूमिका के रूप में निभाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वह सक्रिय भूमिका के रूप में शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक हो पाएगा। शिक्षण का यानी कि छात्र केंद्रित होना चाहिए, पहला छात्र केंद्रित, जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए और उसके बाद वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन है स्वेच्छाकारी नहीं होना चाहिए। आपका बी सी डी ये सभी पॉजिटिव वाले हैं, जबकि हमको निगेटिव पूछा है तो निगेटिव में ए वाला ऑप्शन सही है। मतलब अगर प्रश्न के अनुसार देखें तो ए वाला सही है, स्वेच्छाकारी नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो है जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, वांछित सूचनाएं देने वाला शिक्षण कार्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखिए अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है एक वैज्ञानिक हैं जो है विक्टर ब्रूम के द्वारा जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत 1964 में दिया गया था। 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन करता है वह स्वयं करता है। स्वयं करने के साथ साथ इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति जो है कार्य को करने की जो क्षमता रखता है वह स्वयं रखता है। साथ ही साथ उसकी आवश्यकताओं का, उद्देश्यों का, मूल्यों का, साथ ही साथ उनके कुशलताओं का, योग्यताओं का, इन सभी में जो है विक्टर ब्रूम में प्रत्याशा सिद्धांत में इनका जो है चयन किया है, इनका जो है प्रत्यय दिया है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो का इसका दूसरे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा 10वां है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। यानी कि जो अग्रिम व्यवस्थापक है, अग्रिम व्यवस्थापक किस प्रतिमान से संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, सी वाला है सूचना प्रक्रियाकरण और डी है व्यवहार परिमार्जन। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो ब्रूस आर जोएस कौन थे, ब्रूस आर जोएस यह एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या दिया था, इनके साथ साथ एक मार्सवेल या पूरा नाम कर सकते हैं मार्सवेल ने अपनी पुस्तक लिखी मॉडल ऑफ टीचिंग। क्या लिखी इन्होंने, पुस्तक लिखी मॉडल ऑफ टीचिंग। क्या मॉडल ऑफ टीचिंग। देखिए ब्रूस आर जोएस, इसको आप नाम को नोट करिए, ब्रूस आर जोएस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक लिखी मॉडल ऑफ टीचिंग। क्या लिखी, मॉडल ऑफ टीचिंग। इन्होंने इसमें 4 प्रकार के इसको बांटा है। देखिए जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है इसको इन्होंने 4 प्रकार के बांटा। 4 प्रकार कौन कौन सा है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अंतः प्रक्रिया स्रोत,
कौन सा अंतः प्रक्रिया स्रोत, अंतः प्रक्रिया स्रोत, क्या अंतः प्रक्रिया स्रोत पहला है यह। दूसरा है अंतः प्रक्रिया स्रोत के साथ सूचना जो है प्रक्रिया स्रोत, क्या है सूचना प्रक्रिया स्रोत कह सकते हैं, प्रक्रियाकरण भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहला है अंतः क्रिया, दूसरा है सूचना प्रक्रिया जो करण है, तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत का प्रतिमान कर सकते हैं, सब में प्रतिमान लगा सकते हैं प्रतिमान। उसके बाद व्यवहार परिवर्तन स्रोत, ठीक, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत है, इसको व्यक्तिगत आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद व्यवहार है, क्या है व्यवहार। पहला है अंतः प्रक्रिया, सूचना प्रक्रिया, व्यक्तिगत और व्यवहार, ये आप नोट कर लिए। ये 4 प्रकार के प्रतिमान हैं। इन्हीं प्रतिमानों को पुनः कई भागों में भी विभाजित किया गया। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है, यह दूसरे वाला जो सूचना प्रक्रिया के अंतर्गत जो आता है। इसके अंतर्गत जैसे सूचना प्रक्रिया के अंतर्गत भी चार पॉइंट दिए गए हैं, जैसे निष्पत्ति का संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रतिमान, जो आगमन प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। तो अग्रिम जो यहाँ पे पूछा गया है इसी सूचना प्रक्रियाकरण के अंतर्गत आता है, इसी प्रतिमान के अंतर्गत आता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अगला है 11वां क्वेश्चन है, कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। यानी कि जो हमारा स्किल है, कौशल है, उसको कैंसर जो है अंतरण जो है इसको जो है उपयोगी है। पहला है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौशल जो हमारी होती है, कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की एक योग्यता है। यानी कि जो हमारी स्किल है उसको किसी कार्य को यानी कि करने के लिए हमारी यानी कि जो हमारे अंदर की जो दक्षता है उसको एक सरल बनाते हैं। यानी कि उसको परिभाषित करने के लिए उसको सरल परिभाषा के रूप में हमारी स्किल जो होती है उसको हम दे सकते हैं। यानी कि जो कौशल अंतरण कौशल के हस्तांतरण के लिए है वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठेगा कि कौशल जो अंतरण एक गति है कि ना कि उद्देश्य। यह गति है एक तरह से, यह उद्देश्य नहीं है। यानी कि किसी भी कार्य को हम करने के लिए जब आसानी से दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित करते हैं, या इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण होते हैं। जैसे कि कौशल अधिगम में गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। यह चरण एक दूसरे में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। क्या कहता था, अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्य न होकर यह स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है ना कि कोई लक्ष्य है। यानी कि जो कौशल अंतरण है एक प्रकार की यात्रा है ना कि यह लक्ष्य है। ठीक, तो यह पहला ऑप्शन इसका सही है। और अगर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। यहाँ पर नहीं वाले प्रश्न को आप बिल्कुल और अच्छे तरीके से ध्यान दिया कीजिए कि नहीं शब्द किस में पूछा गया है। नहीं का मतलब है कि एक जो है कि गलत होगा, बाकी 3 सही होगा, या तो दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा तो उसके अनुसार भी हम चल सकते हैं। देखिए पहले में सरल से कठिन की ओर जो है ये ही एक सूत्र है, यानी कि शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र में क्या है कि सरल से कठिन की ओर हमारा शिक्षण सूत्र है। कौन सा, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र है। निश्चित से अनिश्चित की ओर या निश्चित से अनिश्चित की ओर, दोनों एक तरह के सूत्र हैं। यानी कि शिक्षण सूत्र है ये पॉजिटिव आपका ऑप्शन है। ठीक, दृश्य से अदृश्य की ओर, यानी कि हमारी जो दृश्य सामग्री है जो हम देखे हुए हैं, अगर उसके अदृश्य वाली चीज़ों को दिखाना है तो पहले देखी हुई चीज़ों को दिखाते हैं। सरल से कठिन की, यानी कि सरल चीज़ों को पहले करते हैं, उसके बाद कठिन क्यों करते हैं। अब देखिए जो डी वाला ऑप्शन है निगमन से आगमन की ओर, ये देखिए यहाँ पे ये कि जो शिक्षण सूत्र नहीं है, एक तरह से शिक्षण विधि है। ये क्या है, यह है विधि है। क्या है, यह विधि है, शिक्षण विधि है। क्योंकि शिक्षण सूत्र जो है ये तीनों शिक्षण सूत्र है, ABC ये तीनों शिक्षण सूत्र है। जबकि नहीं पूछा है तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। निगमन से आगमन की ओर यह आपकी विधि है। विधि में एक और होता है आगमन से निगमन,
यानी कि आगमन से निगमन, इसी को उल्टा कर देंगे आगमन से निगमन से मतलब है कि पहले हम नियम को बताते हैं, उसके बाद जो है हम उदाहरण देते हैं। जबकि आगमन से निगमन जब हो जाएगा तो आगमन में पहले हम उदाहरण देंगे, यानी कि किसी भी अगर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है या किसी भी टॉपिक को समझाना है तो पहले उससे जुड़ा हुआ एक हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देने के बाद हम उसको उस नियम को बताएंगे, उस प्रेमी को बताएंगे। और कुछ जगह होता है कि पहले हमको उस रूल को यानी कि उस फार्मूले को बताना पड़ता है, उसी के आधार पर वह सवाल लगता है। तो यह निगमन विधि के अंतर्गत, यानी कि यह विधि है, शिक्षण विधि है, और बाकी के ये शिक्षण सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग में पहला पद कौन सा है उसको पहले नोट कर लीजिए। माइक्रो टीचिंग देखिए पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाए तो पाठ योजना क्या होता है। जब आप टीचिंग किए होंगे, टीचिंग योजना में पाठ योजना बनाए होंगे, पाठ योजना के बाद आपको शिक्षण कार्य करना है। क्या करना है? शिक्षण कार्य पाठ योजना के बाद करना है। उसके बाद क्या करना है, या आपको फीडबैक लेना है। क्या? फीडबैक, जिसे हम प्रतिपुष्टि के भी करते हैं, प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। उसके बाद देखिए ये 3 चरण हो गए। 3 चरण के बाद पुनः क्या करेंगे, पुनः नियोजन करेंगे। पुनः पाठ नियोजन की ऊपर पुनः नियोजन, यानी कि जो पाठ योजना बनाए थे पुनः उसको हम नियोजन करेंगे, यानी कि उसको हम बनाएंगे। ठीक, उसके बाद पुनः नियोजन के बाद जो है कि पुनः शिक्षण कार्य करेंगे। क्या करेंगे? पुनः शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य के आगे पुनः लगा देंगे। ठीक, पुनः शिक्षण कार्य, उसके बाद पुनः फीडबैक, यानी कि पुनः फीडबैक, यानी कि दोबारा। देखिए यह चक्र ऐसे साइकिल के रूप में चलेगा, पहले पाठ, फिर शिक्षण, फीडबैक, फिर पाठ, शिक्षण, फिर पुनः फीडबैक, यानी कि दोबारा जब हम फीडबैक। आप जानते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग होता है वो 36 मिनट का होता है। इन्हीं 6 पार्टों को 6-6 मिनट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट करके इन 6 पार्टों को डिवाइड करेंगे तो यह 36 मिनट हो जाएगा। तो यही कहेंगे माइक्रो टीचिंग, यानी कि जब आप बीएड या बीटीसी किए होंगे तो वहाँ पे माइक्रो टीचिंग के लिए किया जाता है। ठीक, तो आगे प्रश्न को देखा जाए तो हमारा यह क्या पूछा था, यानी कि जो पहला चरण था, पहला चरण है योजना बनाना, यानी कि जो योजना बनाना, पाठ योजना बनाना। यह क्वेश्चन जो सी वाला जो है ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पहले हम पाठ योजना बनाएंगे तभी आगे की जो है प्रक्रिया हम कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। तो ये देखिए अवबोध, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि बोध कराना है। यानी कि अवबोध का मतलब हो गया कि बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्न सोपानों के अंतर्गत यहाँ पे डिवाइड भी किया जाता है। जैसे कि अगर सोपान की बात करें तो पहला सोपान है अन्वेषण। क्या है? अन्वेषण, यानी कि खोज जिसे कहते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। ठीक, उसके बाद आत्मसात, यानी कि आत्मीकरण कह सकते हैं। आत्मीकरण यानी कि इसको आत्मसात करेंगे, आत्मीकरण या परिपाक भी कहते हैं। उसके बाद हमारा वर्णन होगा। क्या होगा? वर्णन, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये 4 सोपान है। यानी कि जो बोध स्तर का जो शिक्षण होता है, यानी कि बोध क्षण की जो शामिल करना है हमको शिक्षण पद्धति में, यह 4 सोपान है। 4 सोपान अन्वेषण यानी कि प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आत्मीकरण या अथवा इसको हम आत्मीकरण को एक और नाम देते हैं परिपाक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण या अभिव्यक्तिकरण भी कर सकते हैं। यह है। आप देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल स्तर, जो स्तर पूछा है, स्तर कौन सा है? जो अन्वेषण है, जो ये स्तर जो है पहले स्तर पे शामिल है। यानी कि कौन सा स्तर जो है स्टार्ट करता है, यानी कि अवबोध स्तर को, ये अन्वेषण जो होता है पहले स्थान पे है। उसके बाद ही प्रस्तुतिकरण होता है, या कह सकते हैं उसके बाद आत्मसात, वर्णन। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा है, अगला देखिए इसमें जो है 15वां क्वेश्चन है। हम आधे पे पहुंच चुके हैं। आधा हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, यानी कि तभी संभव होगा। आपको यह है कि 3 जो है आपको ऑप्शन दिया है कि जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ठीक, उसके साथ ही साथ बी वाला स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी कि अगला है सी वाला अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। आपके उत्तर में देखिए इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है, यानी कि शैक्षिक सुधारों में जो प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा
जब जैसे कि खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़ेगी। देखिए भागीदारी बढ़ेगी, बिल्कुल सही जवाब है आपका जो है कि आप जब खंड खंड में किसी पाठ को पढ़ेंगे या संकुल केंद्रों की भागीदारी करेंगे तो वह उसके बाद पॉजिटिव यह है ऑप्शन है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराता है, ये भी पॉजिटिव है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हों, तो यानी कि ये भी सही है। यानी कि इन तरह से देखें तो यह तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बी सी यानी कि जो शैक्षिक सुधार होते हैं उसको प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव हो सकता है इन तीनों ऑप्शन से। ठीक, अगला देखें, अगला हमारा 16वां है। एक छात्र पढ़ रहा है, इसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस से संवेदना द्वारा छात्र अपना अनुक्रिया प्रकट करेगा। मतलब आपका छात्र है, छात्र को किसी ने बुलाया है, यानी कि छात्र को एक तरह से आवाज़ देकर या ध्वनि के माध्यम से या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी प्रकार से अगर छात्र को बुलाया है तो छात्र क्या करेगा। देखिए सबसे पहले छात्र के ज्ञानेंद्रियों द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। जो छात्र होते हैं उसके संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति अगर बुलाता है तो सर्वप्रथम वो हाँ में जवाब देगा। मतलब आप देखिए जब व्यक्ति हाँ बोला, आप किसी भी व्यक्ति को बुला लिए कि आवाज़ देकर, तो वहाँ पे वह व्यक्ति हाँ या कहेगा हाँ, कुछ ना कुछ है वह आवाज़ देगा जो जिससे आपकी पुष्टि होगी कि हाँ व्यक्ति ने जो है रिप्लाई दिया है, यानी कि वह प्रतिक्रिया दिया है, अपना प्रकट जो है व्यक्त किया है कि छात्र वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हाँ वाली शब्द है, हाँ मतलब यानी कि ध्वनि उसने निकाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षणा संवेदना। यानी कि उसने क्या किया है, हाँ किया है, हाँ किया है तो ध्वनि की संवेदना आई है। कहाँ ध्वनि की संवेदना आई है, तो ध्वनि यानी कि ध्वनि के माध्यम से। तो यहाँ पे 16 के ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि, यानी कि ध्वनि आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, अगला 17वां है। पियाजे सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियावस्था की अवधि क्या होती है। देखिए पियाजे के अनुसार, पियाजे जो हैं, पियाजे ने सिद्धांत दिया है, इन्होंने जो है अपने अवस्थाओं को 4 प्रकार से बांटा है, जो है संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रिया अवस्था, मोर संक्रिया, औपचारिक संक्रिया। ये 4 अवस्था आप जानते हैं सभी, जो है हमेशा पढ़ते हुए आए हैं। संवेदी जो होता है किस जन्म से जो है 2 वर्ष होता है, जबकि जो प्राक संक्रिया होती है 2 से 7 होती है, मूर्त संक्रिया 7 से 11 भी होती है, औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 होती है। अब देखिए सबसे पहला क्या है, इन्होंने प्राक संक्रिया अवस्था पूछा है। ठीक, अगर देखा जाए आप सभी जानते हैं कि जो पियाजे के अनुसार जो है संवेदी और संवेदी के बाद जो है प्राक संक्रिया अवस्था, तो प्राक संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष, क्या 2 से 7 वर्ष। आप देखेंगे 2 से 7 वर्ष किस ऑप्शन में है, यहाँ पे 2 से 7 वर्ष सी वाले ऑप्शन में। ये तो एकदम फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। यह है जो पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं समझिए एकदम सटीक आएंगे। जो आपको देखा सबसे पहले देखिए संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद प्राक संक्रिया अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये चारों आप नोट कर लीजिए। चारों में आप देखेंगे तो पहला जो है 0 से जन्म से या कह सकते हैं 2 वर्ष रहता है, 2 वर्ष के बाद 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। यह 4 अवस्था हमेशा पूछी जाती है, कोई न कोई हमेशा पूछे। देखिए प्राक अवस्था ये दूसरा अवस्था है 2 से 7 वर्ष वाली। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला है 18वां क्वेश्चन। 18वां है, निम्न में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास से के विशेषता नहीं है। यानी कि इसमें बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सा नहीं है उसको पूछा गया है। पहला है भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान के काल्पनिक कथाओं में आधे की रुचि। ये क्या है, अधिक की रुचि। यहाँ पे अधिक की रुचि है, यानी कि जो काल्पनिक कथाएं होती हैं उसमें अधिक रुचि लेता है बालक। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत, यानी काल्पनिक। जब भविष्य की योजना यानी कि जो बाल्यावस्था होती है, यानी कि यह जो होता है बाल्यावस्था जो होती है वह 6 से क्या होती है, 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था क्या होती है, 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में जो बालक होता है यानी कि सूझबूझ की अवस्था की वह बालक की अवस्था होती है। यानी कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था की बात करें तो वह बौद्धिक स्तर की विशेषता नहीं होती है। यह क्योंकि किशोरावस्था में बालक भविष्य की योजना के बारे में चिंतित रहता है, इसके कारण यह तनाव से रहता है, ना कि अपने भविष्य की योजना से। सूझबूझ प्रदर्शित करता है,
कौन सी योजना में? यह जो है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे भविष्य की जो सूझबूझ है वह बाल्यावस्था में व्यक्ति करता है, जबकि भविष्य की जो चिंता करने वाली बात है, तनाव वाली बात है, वह व्यक्ति किशोरावस्था में करता है, ना कि बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या होगा? बाल्यावस्था में भविष्य की चिंता होगी, वहाँ पे गुड्डे गुड़ियों का जो है खेल होता है, उसमें इस तरह की चिंता होगी। बहुत सारे ऐसे जो कारण हैं इन पे आते रहते हैं, ठीक। जो सबसे लास्ट वाली विशेष जैसे बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था आती है। किशोरा के बाद रहो प्रौढ़ावस्था। क्या? प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं, जैसे एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्था हैं, चारों अवस्था हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है 19 वाला। 19 है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? यानी कि ऐसा कौन वैज्ञानिक है जो भाषा से संबंधित है? आप जानते हैं कि जो भाषा होती है, जो हमारी भाषा है, उसको जो है चोम्स्की, यानी कि जो है चोम्स्की जो है भाषा से संबंधित है। सभी लोग जानते हैं, जो पढ़े होंगे मनोविज्ञान, वो सभी जानते हैं कि भाषा विकास जो है वो चोम्स्की से संबंधित है। उन्होंने क्या दिया था? भाषा विकास जो है, इन्होंने आपने माना था कि जो मानव शिशु है, मानव शिशु में जो व्याकरण की संरचना होती है, एक अंतर्निहित एवं जन्मजात यानी कि खाका होता है। क्या होता है? खाका होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। यानी कि इसमें जो है मानव जो है भाषा को सीखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है थार्डाइक से। थार्डाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? यानी कि थार्डाइक महोदय जो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो आपको याद होगा कि अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो कौन दिया था? ये थार्डाइक। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, जो थार्डाइक महोदय हैं। यानी कि इनके अनुसार भूल का सिद्धांत जो शीर्षक था, उन्होंने यह सिद्ध किया था कि इस सिद्धांत का जो मानव होता है, यानी कि इस सिद्धांत में जो है एक और सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया, जो है कि उद्दीपक या अनुक्रिया कह सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया भी कहते हैं। प्रयास या भूल का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जो इनके अनुसार जो है जो सीखने की जो पुनर्बनन केंद्रीय तत्व है, वह अनुक्रिया संतोषजनक परिणाम की ही उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध को सुदृढ़ कर सकता है। यह जो है पावलोव के अनुसार कहा गया था, ठीक। अगला देखें तो अगला है कि 21 नंबर है, गिरोह अवस्था किस आयु को एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था यानी कि जो विलंब विकास है, गिरोह अवस्था पहले देखिए, जो गिरोह अवस्था होती है वह अवस्था 6 से 8 वर्ष की अवस्था होती है, गिरोह की अवस्था। यानी कि 6 से 8 वर्ष में जो बालक होता है, यानी कि यह एज जो है बाल्यावस्था का होता है। इसमें विलंब की जो विकास होता है, साथ ही साथ इसमें सामाजिकरण से भी संबंधित है। और इसमें जो है बालक जो है अपने समूह में रहना भी पसंद करता है, और एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी यह रहता है। क्या रहता है? सक्रिय सदस्य। क्या रहता है? एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी यह रहता है, यह बालक, ठीक। इस बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था भी कहते हैं। 6 से 8 वर्ष इसकी एज होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। जबकि जो किशोरावस्था होती है चरम पर होती है। यह किशोरावस्था के जो स्टार्टिंग होती है, वो किशोरावस्था की स्टार्टिंग जो 12 वर्ष के बाद होता है। यह गिरोह अवस्था जो है सामाजिकरण से संबंधित होता है। ये समाज को जो प्रभावित करने वाला, यानी कि इनके अंदर जो है गिरोह की यानी कि जो है बदले की भावना एक तरह से हम मान सकते हैं इसमें रहती है। जो बाल्यावस्था की एज रहती है वो भी 6 से 8 वाली एज जो है इसमें रहती है, ठीक। 6 से अब 12 वर्ष के बाद जानते हैं कि आप किशोरावस्था आ जाती है। उसमें जो है जो एज होती है संघर्ष और तनाव की एज आने लगती है, उसमें और भी प्रक्रियाएं होने लगती हैं, ठीक। अगला जो है 22 नंबर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तृतीय अवस्था। अब देखिए पियाजे के अनुसार हमने देखा, अब देखिए एक ही पेपर में यह 2 जो है पियाजे से क्वेश्चन आना जो है कितना अच्छा है कि हमको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको भी पियाजे थार्डाइक से अगर 1-1, 2-2 क्वेश्चन मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। देखिए अब देखिए पियाजे के अनुसार तृतीय अवस्था यहाँ पे पूछी गई है, उसमें द्वितीय अवस्था पूछी थी, यहाँ पे तृतीय अवस्था। पहली अवस्था देखिए, पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था हमने आपको बताया कि संवेदी गामक अवस्था होती है। तो यहाँ पे देखिए संवेदी गामक अवस्था इस पहली अवस्था। उसके बाद जो है अवस्था आती है, वह अवस्था आती है पूर्व संक्रिय अवस्था। क्या आएगी?
पूर्व संक्रिय अवस्था, ठीक। उसके बाद मूर्त संक्रिय अवस्था, ये तीसरा है। और चौथा है औपचारिक संक्रिय अवस्था। इसको आप नोट कर लीजिए इस तरह से, इसी सीरियल में पहला है संवेगात्मक अवस्था। पियाजे की चार जो है अवस्था दिए हैं। पहला अवस्था संवेगात्मक है, दूसरा जो है मूर्त संक्रिय अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था, और जो दूसरा है पूर्व मूर्त संक्रिय अवस्था और मूर्त संक्रिय अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, ठीक। तो यहाँ पे तृतीय अवस्था पूछा गया, तो तृतीय अवस्था जो होती है मूर्त संक्रिय अवस्था होती है। इसमें जो बालक होता है, ये बालक का एज जो है 7 से 11 वर्ष से होती है। क्या होती है? 7 से 11 वर्ष। इस एज का जो है बालक जो है मूर्त वस्तु के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर लेता है, या वस्तुओं में अंतर भी कर सकता है, तुलना भी कर सकता है। ये सभी इस अवस्था में आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारा है 23 नंबर का, अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो अधिगम है उसमें कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो अधिगम में शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि और विषय वस्तु का स्वरूप। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक कारकों का जो जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखें तो अधिगम की इच्छा यानी कि जो होनी चाहिए वह है, अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, यह मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है शामिल किया गया है। यह कारक जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और प्रेरणा भी शामिल किया गया है, यानी कि मोटिवेशन, यानी कि बालकों में जब मोटिवेशन रहेगा वह किसी भी कार्य को सीखने में उनको जो है एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा, प्रेरणा मोटिवेशन के रूप में। और रुचि, देखिए बालक को जब रुचि होगी किसी कार्य को करने में, वह कार्य को और आसानी से और अच्छे तरीके से करेगा और उसमें उसका मन भी लगा रहेगा। विषय वस्तु का स्वरूप, देखिए विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं, यानी कि अधिगम जो है विषय वस्तु से इसका कोई योगदान नहीं है, यानी कि मनोविज्ञान इसमें कोई शामिल नहीं है। यानी कि अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिव्यक्ति, परिपक्वता, व्यक्तिकता आदि ये सब अधिगम में योगदान देने वाले कारक होते हैं, जबकि विषय वस्तु जो है नहीं होता है। तो अगला देखें तो ये आपका ऑप्शन जो है 23 का जो है नहीं पूछा है, यानी कि नहीं वाला, तो यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है, बाकी की ये सब सही है जो सिर्फ अधिगम कारकों के लिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक जो दिए हैं उसके लिए। जबकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव पॉइंट में है विषय वस्तु को शामिल, ठीक। ये आपका 23 का जो है डी वाला, ठीक। अगला देखें, अगला 24 है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? देखिए सामाजिक मूल्य यानी कि सामाजिक मूल्यों में कौन कौन सा है, उसको ऑप्शन से पहले पढ़ते हैं। सहायतापरक व्यवहार, बी वाला ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, सी है मूल्य प्रवृत्ति, डी है आक्रामकता की आवश्यकता। यानी कि जो सामाजिक है, समाज में रहने के लिए कौन से जो है कार्य करने चाहिए, ये हम देखिए। सबसे पहले देखा जाए तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम जो है या NCERT भी कहते हैं, यानी कि जो है इसके अनुसार जो है इसमें जो है सामाजिक मूल्य, इसमें कुल बहुत सारे ऐसे नैतिक शिक्षा दी गई हैं, बहुत सारे ऐसे नैतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य की चर्चा की गई है। जैसे कि मैत्री भाव का भी किया गया, समाजवाद का भी किया गया, भाईचारा का भी किया गया है, जैसे कि टीम भी बनाना किया गया। यानी कि सामाजिक मूल्य में भी आप टीम भी बना सकते हैं, टीम भावना, इसमें कर्तव्य भावना यानी कि कर्तव्य भावना भी बना सकते हैं, सहानुभूति भी बना सकते हैं, सहयोग की भावना, समाज की भावना, सामाजिक बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसमें देखिए सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार है, भाईचारा है, जबकि भावना है, कर्तव्य है, जबकि ये आक्रामकता, मूल्य प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य, ये सब शामिल नहीं है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारा है 25 नंबर, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, ठीक। 25वां क्वेश्चन आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक प्रवृत्ति और कार्यात्मक स्थिरता, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, जब पश्च अन्वेषण, जब कोई अन्वेषण किया जाता है, यानी कि जब कोई खोज किया जाता है, उसका साधन पहले स्वतः खोज होना चाहिए, पहले खोज होना चाहिए, यानी कि स्वतः है उस विधि में उस समस्या का समाधान हो जाए। तो ये ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सही हो रहा है, यानी कि एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, ये सभी की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः पहले खोज होना चाहिए। यानी कि इसमें देखिए सबसे पहले समस्या का समाधान करेंगे, ठीक। समस्या का समाधान करने के लिए विकल्पों को
नहीं ढूंढा इसमें विकल्पों को नहीं ढूंढा जाता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों को चयन करते हैं जो समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, जो उन्हें संगत यानी कि प्रतीत होते हैं, यानी कि जो आपको जो अन्वेषण वाली कार्य है यानी कि साधन साक्ष्य विश्लेषण करता है, ये सभी स्वतः शोध के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला जो है 25वां है, 25 के बाद 26 वाला है। 26 का है सीखने के वक्र, यानी कि जो सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति, सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। यानी कि जो सीखने का वक्र है वो किसके अनुसार दिया गया है, सीखने का वक्र। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन के अनुसार हमने बनाया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया तो वहाँ पे मैच कर नहीं रहा था, मगर हमने इसको शामिल किया, जो गेट्स व अन्य के अनुसार जो सीखने का वक्र है उसको शामिल किया गया है। कौन सा, गेट्स व अन्य के अनुसार, यानी कि सीखने का जो वक्र होता है, जो अभ्यास होता है, वह गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह जो यह जो नियम देने वाले हैं गेट्स व अन्य देने वाले हैं। ठीक, अगला है 27वां वाला है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम को प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यानी कि देखिए थॉर्नडाइक का नियम आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, यानी कि पहले जान लीजिए थॉर्नडाइक का पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक, इसको आप नोट कर लीजिए, E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने अधिगम के तीन प्रमुख जो है नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। प्रमुख नियम आप देखिए, पहले अभ्यास का नियम, जो अभ्यास का नियम है ये प्रमुख नियम है। तत्परता का नियम और जो है अभ्यास का नियम, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, ये 3 नियम जो है इन्होंने प्रमुख नियम दिया है। जबकि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, प्राथमिक नियमों को शामिल किया गया है, कौन सा नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन सही है कि कौन सा शामिल नहीं है, ए, यानी कि साक्षरात्मक से स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। यही गलत भी है, यही यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत वाला ही सही है। जबकि ये तीनों नियम जो है यह मुख्य नियम है, आप जान लीजिए थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, जबकि इनका गौड़ नियम 5 है। कौन सा है उसको आप नोट कर लीजिए, 5 गौड़ नियम है। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, कौन सा, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, कौन सा है, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा जो है आंशिक क्रिया का नियम है, कौन सा, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्य का नियम। और 5वां है जो है इनका साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। ये इनका गौड़ नियम है, इसको आपको नोट कर लीजिए। गौड़ नियम आप लिख सकते हैं। आपकी गौड़ नियम जो होता है वह बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य का नियम, सहायचार, ये क्या लिखा हमने, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, क्या है, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 से, अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलन अनुक्रिया जानते हैं व्यवहार पे बल देता है, कौन सा, अनुकूलन अनुक्रिया जो सिद्धांत होती है वो व्यवहार पे बल देती है। यह सिद्धांत जो है स्वाभाविक उद्दीपन के कारण, स्वाभाविक जो है उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुति करने पर प्राणी जो है अस्वाभाविक है, यानी कि जो व्यवहार करना लगता है, यानी कि इसके अनुसार जो है अनुक्रिया दी गई है। यानी कि अनुक्रिया जो दी जाती है या अनुक्रियाएं दी जाती हैं व्यवहार के कारण दी जाती है, व्यवहार अनुकूलन के कारण अनुक्रिया दी जाती है। तो 28 का जो है बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक, अब देखिए 29 वाला एक प्रश्न है, 29 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। यानी कि ये जो है क्रिया प्रसूत एक नियम भी है, यह नियम जो है क्रिया प्रसूत का जो नियम है इसके साथ एक नैमित्तिकता का अनुबंधन नियम, यह इसी नियम में क्रिया प्रसूत का ही दूसरा नाम है, जो है स्किनर के द्वारा दिया गया था, जो है क्रिया प्रसूत का बी.एफ. स्किनर के द्वारा जो है दिया गया था। यह नियम जो है आपको बता दें तो अधिगमकर्ता को अनुक्रियाओं का पुनर्वरण के लिए अनुबंधन का एक नियम होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिकता का नियम, या आप भी कह सकते हैं कि नैमित्तिकता के साथ साथ है इसको हम यांत्रिक भी कह सकते हैं, क्या यांत्रिक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि साधनात्मक अनुबंधन, क्या कहें, साधनात्मक अनुबंधन
क्या अनुबंधन का नियम भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका क्रिया प्रसूत का दूसरा नाम नैमित्ता का नियम या यांत्रिक का नियम या साधनात्मक कह सकते हैं इनका है। ठीक दोस्तों, यह 30 नंबर का प्रश्न है। यह आखिरी प्रश्न आपका इस टॉपिक का है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है। देखिए, योकम और सिम्पसन क्यों ना, योकम एंड सिम्पसन जो है, सिम्पसन ये है मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अधिगम को कई प्रकार से डिवाइड किया है। जैसे कि अधिगम जो होता है एक वृद्धि भी होती है। क्या अधिगम वृद्धि भी है, समायोजन भी है। क्या है, समायोजन भी है, लक्षणोन्मुखी भी है, प्राणी की अभिवृद्धि भी है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। अधिगम अनुभवों का संगठन भी है। अधिगम जो है क्रियाशील भी है। इन जो है 7-8 पॉइंट है इस तरह के से अधिगम में है। जबकि अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से जो है किया नहीं जा सकता, यानी कि नहीं पूछा है। तो नहीं वाले शब्द में देखा जाए तो यह नहीं वाले शब्द में यही ऑप्शन आपका सही है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह बिल्कुल जो है आपका जो है गलत है। तो यही ऑप्शन जो है सही है। बाकी के तीनों पॉजिटिव पॉइंट हैं, ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पूछा गया है, तो यह है सही है। ठीक।